हम सभी को यही लगता है कि कृषि विषय में, एग्रीकल्चर में जो भी संशोधन हुआ है वो पिछले कुछ 70-80 दशकों में हुआ है। जब से हरित क्रांति आई है तब से ही सबको लगता है कि खेती के अंदर बहुत बढ़िया रिसर्च हुआ है, बहुत बढ़िया संशोधन हुआ है, और उसी की वजह से, उसी हरित क्रांति की वजह से भारत के अंदर बहुत बढ़िया उत्पादन बढ़ा है। सभी को यही लगता है, लेकिन यह बात थोड़ी आधी अधूरी है, क्योंकि अगर भारत में देखा जाए ना तो एग्रीकल्चर में रिसर्च होना हो, अध्ययन होना हो या संशोधन होना हो, तो यह सारी बातें बहुत प्राचीन समय से होती आ रही है। अभी तो इसके बहुत सारे प्रमाण अलग अलग जगहों पे मिल रहे हैं। इसके बारे में बहुत सारे अलग अलग हमें शास्त्र भी मिलते हैं, बहुत सारे अभी ग्रंथ भी मिल रहे हैं जिनके अंदर एग्रीकल्चर का, कृषि क्षेत्र का बहुत बढ़िया रिसर्च, संशोधन उसके अंदर पड़ा है। बहुत सारे शास्त्र है जिनके अंदर कृषि का बहुत बढ़िया ज्ञान है, जो आज भी खेती विषय में, आज भी हमारे कृषि में बहुत बढ़िया काम में आ रहा है। इन्हीं ग्रंथों के ऊपर, इन्हीं शास्त्रों के ऊपर मैं पिछले कुछ सालों से अध्ययन कर रहा था, रिसर्च कर रहा था। बहुत सारे किसान भी साथ में थे मेरे, जिनके साथ मिलकर मैं सब सारी चीजें कर रहा था। तो तब जाके मुझे समझ में आया कि भाई इन शास्त्रों के अंदर, इन ग्रंथों के अंदर जो भी सूत्र दिए हैं, जो भी सिद्धांत दिए हैं, यह सिद्धांत, यह सूत्र आज भी हमारे खेती विषय में बहुत बढ़िया तरीके से लागू होते हैं। इसके परिणाम, इसके रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल रहे हैं, और खेत के अंदर की फसलों की जो उपज है ना वो भी बहुत बढ़िया आ रही है, उत्पादन भी बहुत बढ़िया निकल रहा है बाहर। केमिकल खेती से भी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है इसका, ये तो बात समझ में आ गया हम सभी को। तब जाके मुझे लगा कि भाई ये जो शास्त्रों के अंदर, ये जो ग्रंथ के अंदर जो ज्ञान पड़ा है, जो भी सूत्र पढ़े हैं, जो भी सिद्धांत पढ़े हैं, ये सारे सूत्र भारत के अंदर के सभी किसानों तक पहुंचने चाहिए। ये ज्ञान जो है ग्रंथों के अंदर का, शास्त्रों के अंदर का, ये सभी किसानों तक पहुंचना चाहिए। इसलिए सोचा कि भाई इसके ऊपर वीडियो बनाने चाहिए और सब तक पहुंचाने चाहिए। तो आप सभी से भी मेरा अनुरोध है कि भाई ये वीडियो पूरा देखिए। ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपके पास जितने भी किसान हैं, जितने भी आपके पास ग्रुप्स है, उन सभी तक पहुंचाइए। सोशल मीडिया पर इसे शेयर करिए, बहुत जरूरी है। जब इन सभी सूत्रों का, इन सिद्धांतों का मैं अध्ययन कर रहा था तो उनमें से मैंने कुछ प्रमुख सूत्र बाहर निकाले हैं जो खेती विषय में बहुत बढ़िया हमें मदद करते हैं। तो इनमें से जो सबसे पहला सूत्र है जो हमारे ग्रंथों में मिलता है, अलग अलग ग्रंथों में ये जो पहला सूत्र है ना अलग अलग तरीके से बताया है, लेकिन सभी ग्रंथों के अंदर ये मिलता जरूर है। इसका उपयोग बहुत बढ़िया है, इसका फायदा भी बहुत बढ़िया है हम सभी को। सबसे पहले मैं उपवन विनोद की बात करूंगा, जो षडंगर जी का ग्रंथ है, उसके अंदर ये सूत्र दिया गया है। उनका कहना है कि सम्यक कृष्टे समय क्षेत्रे, मतलब उनका क्या कहना है कि भाई जिस भी मिट्टी के अंदर आपको पौधे लगाने हो या फसल लगानी हो तो वह मिट्टी, वह जमीन समतल होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। इसी तरह का सूत्र मुझे एक और ग्रंथ में भी मिलता है, उसका नाम है वृक्षायुर्वेद। यह है सुरपाल जी का। दोनों ग्रंथ अलग अलग समय के हैं। वैसे तो सुरपाल जी का कोई ठीक ठीक समय नहीं बता सकता, वैसा वर्णन भी किसी तरह से वृक्षायुर्वेद में है नहीं, लेकिन उसके अंदर भी यही सूत्र मिलता है। वहां पर कैसा सूत्र है ये, तो उनका कहना है कि भू प्रदेशे समय रमे वृक्षानाम रोपदवेत। मतलब क्या, उनका यह कहना है कि किसी भी मिट्टी के अंदर पौधा तभी सुंदर दिखाई देगा या पौधा तभी अच्छा दिखेगा, तभी अच्छा फल देगा जब वह मिट्टी, जब वो जमीन समतल होगी, समान होगी। मतलब ऐसी नीचे ऊपर नहीं होनी चाहिए हमारी जमीन, मिट्टी, या ऐसी ढलान की नहीं होनी चाहिए जो नीचे की तरफ पानी बहता जाता हो। उनका कहना है कि मिट्टी समान होनी चाहिए, समतल होनी चाहिए, एक समान ऐसी। अब जब वृक्षों में कहा गया कि मिट्टी समान होनी चाहिए तभी हमारे पौधे हरे भरे दिखेंगे, अच्छे दिखेंगे या सुंदर दिखाई देंगे। मिट्टी समान होना और पौधे सुंदर दिखाई देना, इन दोनों बातों का संबंध क्या है, यही बात मुझे समझ में नहीं आ रही थी। इसके ऊपर मैं बहुत सारा अध्ययन कर रहा था, स्टडी कर रहा था। एक दिन मैंने ऐसे ही मेरी दादी को यह सवाल पूछा कि दादी, मिट्टी समान होने का और पौधे सुंदर दिखाई देने का संबंध क्या है।
मेरी दादी 100 साल तक जी, उनका खेती का ज्ञान बहुत गहरा था, बहुत प्रैक्टिकल उनका अनुभव था। तो दादी को मैंने यही सवाल पूछा था, यही प्रश्न पूछा था। तो दादी का कहना था कि अरे जो मिट्टी समान होती है, जो भी खेत समान होता है, उस खेत को बारिश का पानी सम रूप से फसलों को मिलता है। जो भी हम बावड़ी का पानी देते हैं सम रूप से पौधों को मिलता है। और ये बारिश का पानी और ये बावड़ी का या कुएं का पानी एक काला पानी होता है। और इसकी वजह से पौधे हरे होते हैं और हरे होने की वजह से वो सुंदर दिखाई देते हैं। ये उन्होंने बात मुझे बता दी। और साथ में उन्होंने ये भी कहा कि जो भी मिट्टी नीचे ऊपर होती है या जो ढलान की होती है, तो वहां पर बारिश का पानी रुकता नहीं है, वो बहकर चला जाता है। और ये काला पानी जो होता है बारिश का, ये बहकर जाने की वजह से पौधे हरे नहीं होते और हरे न होने की वजह से वो सुंदर नहीं दिखाई देते। उन्होंने ये बात बता दी मुझे, उनके पूरे जिंदगी का अनुभव उन्होंने मुझे बता दिया। लेकिन बाद में मैं यह अभ्यास कर रहा था, यह मैं स्टडी कर रहा था कि अरे भाई, बारिश का पानी मिलने से या बावड़ी का पानी मिलने से और पौधे हरे होने का संबंध क्या है? क्योंकि पौधे तभी हरे होते हैं जब उनको नाइट्रोजन मिलती है, क्योंकि नाइट्रोजन मिलने के बाद ही पौधे हरे होते हैं। इसलिए केमिकल खेती में बहुत सारे किसान हैं जो अपने यूरिया देते हैं खेतों में पौधे हरे होने की वजह से। तो इस बारिश के पानी का और हरे होने का संबंध क्या है, ये मैं थोड़ा सा रिसर्च कर रहा था। तब मुझे बात पता चली कि अरे भाई, बारिश का पानी जो खेतों में आता है उसमें भी दो समय का पानी, एक तो बारिश शुरू जब होती है तब के 15 दिन, और जब बारिश खत्म होने की होती है तब लास्ट का आखिरी महीना या उसके आखिरी 15 दिन। ये जो शुरुआती के और आखिरी 15 दिन होते हैं ना, तो इन दोनों में बहुत बड़ी मात्रा में आसमान में बादलों के साथ बिजलियां कड़कती है। और जैसी बिजली गिरती है, कड़कती है, हवा के अंदर जो नाइट्रोजन है, हवा के अंदर नाइट्रोजन कम से कम 78% तक रहता है। ये जो नाइट्रोजन है इस बिजली के साथ उसका संयोग हो जाता है, उसका घर्षण हो जाता है। और घर्षण होने की वजह से उस नाइट्रोजन का रूपांतर नाइट्रेट के अंदर होता है। और ये जो नाइट्रेट है ना, जो नाइट्रोजन का रूपांतर नाइट्रेट में हुआ बिजली की वजह से, उसके घर्षण की वजह से, मतलब NO3 में उसका रूपांतर होता है नाइट्रेट में। यह नाइट्रेट पानी के साथ घुलनशील है, ये पानी के साथ मिल जाता है। और जैसे बारिश होती है बिजलियां कड़कने के बाद, ये जो हवा के अंदर का नाइट्रेट है ये मिट्टी में आता है पानी के साथ बारिश से। और ये जो नाइट्रेट मिट्टी में आता है ना, ये कोई 1-2 किलो में नहीं है, ये हजारों टन में है, बहुत बड़ी मात्रा में है और प्योर शुद्ध नाइट्रेट है। और ये नाइट्रेट बाद में पौधों को मिलता है। लेकिन अगर हमारी मिट्टी समतल नहीं है, समान नहीं है, तो ये जो पानी आता है बारिश के साथ, ये सारा का सारा बहकर निकल जाता है। और इस पानी के साथ ये नाइट्रेट भी निकल जाता है खेत के अंदर से। और पौधों को नाइट्रेट न मिलने की वजह से पौधे सुंदर नहीं दिखाई देते। इसीलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि भाई सम्यक कृष्टे समय क्षेत्रे, मतलब कष्टपूर्वक मिट्टी को सबसे पहले समतल बनाओ, समान बनाओ, ये सबसे जरूरी है। यही दूसरे ग्रंथ में भी, मतलब सुरपाल जी के वृक्षारोहण में यही बताया गया है, जो मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या बताया उन्होंने कि भूप्रदेशे समय रमे वृक्षाना रोपदपे, मतलब वृक्ष तभी सुंदर दिखाई देगा जब मिट्टी समतल हो, समान हो। ये सीधा सीधा सिद्धांत है नाइट्रोजन के बारे में। और जो किसान हमारे खेत में यूरिया डालते हैं ना, उनको यूरिया डालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर मिट्टी समतल रही तो। क्योंकि ये जो नाइट्रेट आता है ना, नाइट्रोजन का रूपांतर होकर बारिश के पानी के साथ, ये बहुत बड़ी मात्रा में है, ये हजारों टन में है। और यही पानी बाद में हमारी बावड़ियों को भी मिलता है, ज्यादा होने के बाद हमारे कुएं में भी जाता है। और वही पानी बाद में हम खेत में देते हैं और पौधे हरे दिखाई देते हैं। शायद बहुत सारे किसानों का भी अनुभव होगा, जब हम बावड़ी का पानी देते हैं बहुत दिनों का खेत में, तो पौधे हरे हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बारिश का पानी वहां पर जाकर रुका हुआ होता है, जिसके अंदर नाइट्रेट है, नाइट्रोजन है एक तरह का। इसलिए ग्रंथों के अंदर जो पहला सिद्धांत है वो सबसे महत्वपूर्ण है कि भाई मिट्टी को समतल बनाओ, समान बनाओ, जो बहुत जरूरी है।